नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सत्यजीत रे जी की कहानी ब्राउन साहब की कोठी। सत्यजीत रे की अन्य कहानियाँ और अगर आप अन्य हॉन्टेड कहानियाँ सुनना चाहते हैं मेरे चैनल की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। जिस भी राइटर का आप सुनना चाहते हैं उस राइटर की लोकप्रिय कहानियाँ एक प्लेलिस्ट में बना रखा है मैंने। आप उसमें जाकर होम बटन के बगल में है, तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और संग में आईएससी जितने भी हिंदी के चैप्टर्स हैं, इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, 11 के 12 के, सब मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आईएससी हिंदी, आईएससी इंग्लिश, आईएससी मैथ्स, आप सब चीज़ें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राउन साहब की कोठी। जब से ब्राउन साहब की डायरी मिली थी, बेंगलोर जाने का मौका ही ढूंढ रहा था और वह मौका अप्रत्याशित रूप से सामने आ गया। बालीगंज स्कूल के वार्षिक रीयूनियन के अवसर पर अपने पुराने सहपाठी अनिकेंद्र भौमिक से मेरी मुलाकात हो गई। अनिक ने बताया कि वह बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नौकरी करता है। एक बार मेरे यहाँ घूमने फिरने आओ ना, द बेस्ट प्लेस इन इंडिया, मेरे घर में एक अतिरिक्त कमरा भी है, आओगे? स्कूल में अनिक मेरा गहरा दोस्त था। उसके बाद जैसा होता है और वही हुआ, हम लोग अलग अलग कॉलेज में दाखिल हुए। इसके अलावा वह विज्ञान का विद्यार्थी था और मैं कला का। दोनों ने विपरीत रास्ते पर चलना शुरू किया। बीच में वह विलायत चला गया। नतीजा यह हुआ कि हम दोनों की दोस्ती में भी बहुत कुछ बाधा पड़ गई। आज लगभग 12 साल के बाद उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा, आ सकता हूँ? कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहता है? एनी टाइम। बेंगलोर में गर्मी नहीं पड़ती। यही वजह है कि साहबों को वह जगह इतनी प्रिय थी। जब मर्जी हो चले आना। तब हाँ, 7 दिन पहले सूचना भेज दो तो अच्छा रहेगा। खैर, अब हो सकता है ब्राउन साहब की कोठी देखने का सुयोग प्राप्त हो, लेकिन इसके पहले यह जरूरी है कि साहब की डायरी के बारे में बता दें। मुझे आप एक तरह से पुरानी पुस्तकों का कीड़ा ही कह सकते हैं। बैंक में नौकरी कर जितना कमाता हूँ उसका लगभग आधा पैसा पुरानी पुस्तकों की खरीद में चला जाता है। भ्रमण की कहानी, शिकार की कहानी, इतिहास, आत्मकथा, डायरी इत्यादि बहुत सारी पुस्तकें 5 वर्षों के दरमियान मेरे पास जमा हो गई हैं। कीड़ों के द्वारा काटे हुए पन्ने, बुढ़ापे के कारण जीर्ण हो गए पन्ने, सेंध के कारण रंगीन हो गए पन्ने, इन सब में से अत्यंत परिचित हूँ मैं। और ये सब मेरी प्यारी वस्तुएं हैं। और पुरानी पुस्तकों की गंध, पहली बरसात के बाद भीगी मिट्टी से जो सौंधी सौंधी गंध आती है उसकी, और पुरानी पुस्तकों के पृष्ठों की गंध, इन दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। अगरू, कस्तूरी, गुलाब, यहाँ तक कि फ्रांस की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परफ्यूमरी के सुवास को इन दोनों के सामने हार ही माननी पड़ेगी। पुरानी किताब खरीदने का मुझे नशा है और पुरानी किताबें खरीदने के सिलसिले में ही ब्राउन साहब की डायरी मिली थी। इतना बता दूं कि यह छपी हुई डायरी नहीं है। हालांकि छपी डायरी भी मेरे पास है। यह डायरी सरपत की कलम में लिखी हुई असली डायरी है। लाल चमड़े से मड़ी हुई 350 पन्ने की रूलदार कॉपी, 6.5 इंच बाई 4.5 इंच, जिल्द के चारों ओर सोने के पानी की नक्काशी किया हुआ बॉर्डर है और बीच में सुनहरे छपे अक्षरों में साहब का नाम लिखा हुआ है, जॉन मिडल्टन ब्राउन। जिल्द उलटने के बाद पहले पृष्ठ पर साहब के हस्ताक्षर हैं और नीचे उसका पता, एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन, बंगलौर, और उसके नीचे लिखा है जनवरी 1858। यानी इस डायरी की उम्र 113 साल है। ब्राउन साहब का नाम कई और किताबों पर था और उन्हीं किताबों के साथ यह लाल चमड़े में मड़ी कॉपी थी। नामी पुस्तकों की तुलना में कीमत बहुत ही कम थी। मकबूल ने 20 रुपये की मांग की, मैंने 10 रुपया बताया और अंत में 12 रुपये में मामला तय हो गया। ब्राउन साहब कोई नामी आदमी होते तो इस किताब का दाम 1000 तक हो सकता था। डायरी से तत्कालीन हिंदुस्तान के साहबों के दैनंदिन जीवन के अलावा और किसी चीज की जानकारी प्राप्त होगी
ऐसी मैंने उम्मीद नहीं की थी, सच कह रहा हूँ। शुरू के 100 पन्ने पढ़ जाने पर भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। ब्राउन साहब का पेशा स्कूल मास्टरी का था। बंगलौर के किसी स्कूल में अध्यापन का काम करते थे। साहब ने अपनी ही बातें अधिक लिखी हैं। बीच बीच में बेंगलौर शहर का भी वर्णन है। एक जगह तत्कालीन बड़े लाट साहब की स्त्री लेडी कैनिंग के बेंगलौर आने की घटना का उल्लेख किया है। बेंगलौर के फूल, फल, पेड़ पौधे और अपने बीच के बारे में भी लिखा है। एक जगह इंग्लैंड के सासेक्स अंचल के बारे में अपने पैतृक घर और बिछड़े सगे संबंधियों का भी उल्लेख किया है। उनकी पत्नी एलिजाबेथ का भी उल्लेख है, जिसका कई वर्ष पहले ही देहांत हो चुका था। उसमें सबसे रोचक बात जो यह थी वह था कि साइमन नामक किसी व्यक्ति की चर्चा बार बार की गई है। कौन था यह साइमन? उसका लड़का या भाई या भांजा? यह बात डायरी में समझ में नहीं आती। तब हाँ, साइमन के प्रति साहब के दिल में जो एक गहरा लगाव था, यह समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। डायरी में साइमन की बुद्धि, साइमन की हिम्मत, साइमन के क्रोध, अभिमान, शरारत और मनमौजीपन की चर्चा बार बार की गई है। साइमन अमुक कुर्सी पर बैठना पसंद करता है। आज साइमन की तबीयत ठीक नहीं है। आज दिन भर साइमन पर नजर न पड़ने के कारण मन खराब है। इस तरह की छोटी मोटी बातें भी हैं। इसके अलावा साइमन की बेधक मृत्यु की खबर भी है। 22 सितंबर की संध्या 7:30 बजे वज्राघात से साइमन की मौत हुई थी। दूसरे दिन भोर के समय ब्राउन साहब के बगीचे में झुलसे हुए यूकेलिप्टस के पेड़ के पास साइमन की लाश मिली थी। इसके बाद 1 महीने तक डायरी में वैसी कोई उल्लेखनीय घटना नहीं लिखी। जो है उसमें शोक, निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ब्राउन साहब ने स्वदेश जाने की बात सोची है, मगर उनका मन नहीं चाहता कि वह साइमन की आत्मा से दूर चला जाए। साहब की सेहत में जरा खराब हो गई है। आज भी स्कूल नहीं गया। इस बात की चर्चा 4-5 जगहों में की गई है। लुकास नामक एक डॉक्टर का भी उल्लेख है। उसने ब्राउन साहब की सेहत की जांच की थी और दवा बता गया था। उसके बाद एकाएक 2 नवंबर की डायरी में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया गया है और इसी घटना ने मेरी नज़र में डायरी की कीमत हजारों गुना बढ़ा दी। ब्राउन साहब रोज की घटना नीली स्याही में लिखते थे, पर इस घटना का उल्लेख उन्होंने लाल स्याही से किया है। उसमें उन्होंने एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और मैं उसका अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मैं तीसरे पहर अपने मन को शांत करने लाल बाग के पेड़ पौधों के पास गया था। शाम 7:30 बजे घर लौटकर ज्यों ही ड्राइंग रूम के अंदर आया, देखा साइमन फायर प्लेस के पास अपनी प्रिय हाई बेक्ड कुर्सी पर बैठा है। साइमन साइमन सचमुच साइमन ही था। मैं उसे देखकर आनंद से पागल हो गया, और वह केवल बैठा ही नहीं था बल्कि स्नेहपूर्ण आंखों से मेरी ओर एकटक देख रहा है। इस कमरे में रोशनी नहीं है। मेरे कामचोर खानसामा टॉमस ने यहाँ बत्ती नहीं जलाई है, इसलिए साइमन को अच्छी तरह से देखने के लिए मैंने जेब से दिया सिलाई बाहर निकाली। तीली के बक्से पर घिसते ही रोशनी जल उठी, मगर बड़ा अफसोस हुआ मुझे। इन कई क्षणों के बीच ही साइमन गायब हो गया। इतना जरूर है कि मुझे यह उम्मीद नहीं है कि फिर साइमन को कभी देख सकूंगा। इस तरह की हालत में भी अगर साइमन का भूत मुझे बीच बीच में दिख जाए तो मेरे मन से तमाम दुख दूर हो जाए। सचमुच आज अपूर्व आनंद का दिन है। मरकर भी साइमन मुझे भूल नहीं सका है, यहाँ तक कि अपनी प्यारी कुर्सी भी उसे भूली नहीं। दुआई है साइमन, बीच बीच में दिख जाना। इसके अलावा मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। इतना ही उपलब्ध हो जाए तो मैं अपनी बाकी जिंदगी शांति से जी लूंगा। इसके बाद डायरी पढ़ी नहीं जाती है। जो कुछ भी हो उसमें दुख की कोई छाप नहीं, क्योंकि साइमन से ब्राउन साहब की अब हर रोज भेंट हो जाती है। साइमन के भूत ने साहब को निराश नहीं किया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, जो मुझे प्यार करता है उसकी मृत्यु के बाद भी उसका प्यार अटूट रहता है। उस ज्ञान की प्राप्ति से मुझे चरम शांति मिली है। इतना ही, लेकिन
अब सवाल उठता है, ब्राउन साहब की वह कोठी बेंगलोर के फ्रेजर टाउन का एवरग्रीन लॉज अब है या नहीं, और वहां अब भी शाम के वक्त साइमन साहब के भूत का आगमन होता है या नहीं। मैं अगर उस कोठी में जाकर एक शाम गुजारूं तो साइमन के भूत को देख पाऊंगा। बेंगलोर आने के पर पहले दिन अनिक को इसके बारे में कुछ भी ना कहा। उसकी एम्बेसडर गाड़ी से घूमकर पूरे बेंगलोर शहर की परिक्रमा की, यहाँ तक कि फ्रेजर टाउन को भी नहीं छोड़ा। बेंगलोर सचमुच खूबसूरत जगह है, इसलिए इस शहर के बारे में खुशियां जाहिर करने में मुझे झिझक नहीं हुई। बेंगलोर केवल खूबसूरत ही नहीं है, कलकत्ता से आने पर यह शांत और कोलाहल शून्य शहर मुझे अयथार्थ सपनों के राज्य जैसा लगा। अगले दिन रविवार था। सवेरे अनीक के बगीचे में रंगीन छतरी के तले बैठकर चाय पीते हुए मैंने ब्राउन साहब के संदर्भ में चर्चा की। सुनकर उसने चाय की प्याली बेत की कुर्सी पर रख दी और बोला, देखो रंजन, जिस कोठी के बारे में तुमने चर्चा की वह शायद अब भी हो। 100 साल से कोई ज्यादा अरसा नहीं है। तब हाँ, वहां जाकर भूत देखने का इरादा है तो मैं इस काम में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अन्यथा मत लेना भाई, मैं हमेशा से जरा भावुक रहा हूँ, यूं ही मजे में हूँ। आजकल शहर में कोई उपद्रव नहीं है। भूत के पीछे दौड़ने का मतलब है जानबूझकर उपद्रव को न्योता देना। मैं इस काम में साथ नहीं दे सकता। अनिक की बातें सुनने पर लगा 12 साल के दरमियान उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्कूल में वह हमेशा ही अवश्य ही डरपोक के नाम से बदनाम था। याद आया, एक बार हमारे क्लास के जयंत और कुछ शरारती लड़कों ने मिलकर एक शाम बालीगंज के सर्कुलर रोड पर राइडिंग स्कूल के पास खुद को सिर से पैर तक सफेद कपड़े से ढककर उसे डरा दिया था। अनीक इस घटना के बाद 2 दिन स्कूल नहीं आया था और अनीक के पिताजी ने हेडमास्टर वीरेश्वर बाबू के पास आकर घटना के संदर्भ में शिकायत की थी। मैं इसके बारे में कुछ कहूँ कि इसके पहले ही अनीक अचानक बोल उठा, अगर तुम्हें जाना ही है तो साथी का अभाव नहीं होगा। आइए मिस्टर बनर्जी। मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। लगभग 45 साल के एक सज्जन अनीक के बगीचे के फाटक से प्रवेश कर हंसते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। हट्टा कट्टा शरीर, लगभग 6 फीट ऊंचाई, पहनावे के रूप में सिलेटी रंग की हैंडलूम की पैंट और उस पर गाढ़े नीले रंग की टेरोलिन की बुशर्ट, गले में काला सफेद बूटेदार रेशमी मफलर। अनीक ने परिचय कराया। आप हैं मेरे मित्र रंजन सेन गुप्त और मिस्टर ऋषिकेश बनर्जी। पता चला कि वे बेंगलोर की एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में काम करते हैं। बहुत दिनों से बंगाल के बाहर हैं, इसलिए उनके लहजे में गैर बंगाली की छाप है। साथ ही ढेरों अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार भी करते हैं। अनीक ने बैरा को पुकारकर और एक प्याली चाय लाने का आदेश दिया और फिर सीधे ब्राउन साहब की कोठी के प्रसंग को छेड़ दिया। सुनकर उन्होंने ऐसा ठहाका लगाया कि एक गिलहरी जो कुछ देर पहले से हमारी टेबल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, अपनी पूंछ उठाकर देवदारू के वृक्ष के तने को पार कर एक बारगी ऊंची डाल पर चली गई। गोस्ट? गोस्ट? यू सीरियसली बिलीव इन गोस्ट? इस जमाने में भी, इस युग में भी? बनर्जी की हंसी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखा उनके दांत सफेद और मजबूत हैं। अनीक ने कहा, चाहे जो भी हो मिस्टर बनर्जी, गोस्ट और नो गोस्ट, वैसा अगर कोई मकान है और रंजन जबकि एक अजीब धारणा पाले हुए है तो उसके साथ किसी शाम आप वहां थोड़ी देर तक रह सकते हैं या नहीं, यही बताइए। वह कलकत्ते से आया है और मेरा गेस्ट है, उसे मैं वहां अकेले जाने नहीं दूंगा। और सच कहूं, मैं बहुत सावधान रहने वाला आदमी हूं। अगर मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊं तो उसे सुविधा की बजाय असुविधा ही होगी। मिस्टर बनर्जी ने अपनी शर्ट की पॉकेट से एक तिरछा पाइप निकाला और उसमें तंबाकू ठूसते हुए कहा, मुझे आपत्ति नहीं है। तब हाँ, मैं एक ही शर्त पर जा सकता हूँ, वह यह है कि मैं अपने साथ एक के बदले 2 आदमी ले जाऊंगा। अपनी बात समाप्त कर बनर्जी ने पुनः एक ठहाका लगाया और इस ठहाके के फलस्वरूप आसपास के पेड़ों से 4-5 किस्म के परिंदों की तीखी आवाज और पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ी। अनीक का चेहरा हालांकि जरा मलिन हो गया, मगर वह मना नहीं कर सका। कोठी का नाम क्या बताया? बनर्जी ने पूछा। एवरग्रीन लॉज। फ्रेजर टाउन में? डायरी तो यही बताती है। उन्होंने पाइप से कश लिया और बोले, फ्रेजर टाउन में साहबों की कुछ कोठियां हैं और वो भी कॉटेज टाइप की। एनीवे, अगर जाना ही है तो देरी करने से क्या फायदा। हाउ अबाउट अस तीसरे पहर, यही कुछ 4 बजे?
इंजीनियर होने से क्या, मूड तो बिल्कुल मिलिट्री मैन और साहब के जैसा है। घड़ी देखकर ठीक 4 बजे ऋषिकेश बनर्जी अपनी मॉरिस माइनर कार लेकर आ धमके। जब गाड़ी में बैठा तो वे बोले, साथ में क्या क्या लिया? अनिक ने फहरिस्त की सूचना दी। 5 सेल का एक टॉर्च, 6 मोमबत्तियां, फर्स्ट एड का बॉक्स, एक बड़े फ्लास्क में गर्म कॉफी, एक बक्सा हैम सैंडविच, एक पैकेट ताश, जमीन पर बिछाने के लिए चादर, मच्छरों को भगाने के लिए एक ट्यूब और डुमस। और कोई अस्त्र शस्त्र? बनर्जी ने पूछा। भूत को किस हथियार से काबू में किया जाता है? क्यों रंजन, तुम्हारे साइमन का भूत क्या सॉलिड है? खैर, मिस्टर बनर्जी ने गाड़ी के दरवाजे को बंद करते हुए कहा, मेरे पास एक छोटा सा आग्नेय अस्त्र है, इसलिए सॉलिड लिक्विड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। गाड़ी रवाना होने पर बनर्जी ने कहा, एवरग्रीन लॉज की बात काल्पनिक नहीं है। मैंने अवाक होकर कहा, आपने इस बीच पता भी लगा लिया? बनर्जी एक एक कर 2 साइकिल चालकों की बगल से गाड़ी बढ़ाते हुए बोले, आई एम अ वेरी मैथेडिकल मैन मिस्टर सेनगुप्ता। जहाँ जाना है वह जगह है या नहीं, इसके बारे में पहले से ही पता लगा लेना क्या उचित नहीं है? उस और श्रीनिवास देशमुख रहते हैं, हम एक ही साथ गोल्फ खेलते हैं, उनसे मेरी बहुत दिनों से जान पहचान है। सुबह यहाँ से उन्हीं के घर पर गया था। उन्होंने बताया, एवरग्रीन नामक एक मंजिला कॉटेज लगभग 50 साल से खाली पड़ा है। मकान के बाहर एक बगीचा है जहाँ लोग 10 साल पहले तक पिकनिक करने जाया करते थे, पर अब नहीं जाते। मकान बिल्कुल निर्जन स्थान में है। पहले भी उस मकान में कोई एक लंबे अरसे तक नहीं रहा है। तब हाँ, किसी ने हंटेड हाउस कहकर उसे बदनाम नहीं किया। मकान का फर्नीचर बहुत पहले ही नीलाम हो चुका है। उनमें से कुछ कर्नल मार्शल के मकान में है। वह एक रिटायर्ड आर्मी अफसर है और फ्रेजर टाउन में ही रहता है। सब कुछ सुनने के बाद लगता है मिस्टर सेनगुप्ता, हमें पिकनिक करके ही लौटाना पड़ेगा। अनिक ने ताश लाकर अच्छा ही किया है। बेंगलोर की साफ सुथरी चौड़ी सड़क से गाड़ी से आते जाते लग रहा था, यह शहर भूत प्रेत से इतना खाली है कि यहाँ भूतहा मकान के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन उसके बाद ही मुझे ब्राउन साहब की डायरी की बात याद आ जाती थी। पागल हुए बिना इस तरह की अद्भुत बातें डायरी में क्यों लिखेगा? साइमन के भूत को ब्राउन साहब ने खुद ही तो देखा है, एक बार नहीं अनेकों बार। वह भूत क्या हमें एक बार भी दिखाई न देगा? मैं विलायत नहीं गया हूँ, परंतु विलायत के कॉटेज की ढेरों तस्वीरें किताबों में देखी हैं। एवरग्रीन लॉज के सामने आने पर मुझे महसूस हुआ कि मैं सचमुच ही इंग्लैंड के ग्रामीण अंचल के एक पुराने परित्यक्त मकान के सामने आ गया हूँ। कॉटेज के सामने ही बगीचा है। वो यहाँ अब फूलों की क्यारियों के बदले घास और झाड़ झंकाड़ हैं। लकड़ी के एक छोटे गेट, जिसे अंग्रेजी में विकेट कहते हैं, से होकर बागीचे के अंदर जाना पड़ता है। उस गेट पर एक फलक पर घर का नाम लिखा हुआ है। तब हाँ, शायद किसी पिकनिक करने वाले की जमात ने ही मजाक में एवरग्रीन शब्द के आगे एक एब जोड़कर उसे नेवरग्रीन बना दिया। हम गेट से प्रवेश कर मकान की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ अनगिनत पेड़ पौधे हैं। तनिक 3 एक यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, बाकी जितने भी पेड़ हैं उनका नाम मुझे मालूम नहीं। बेंगलोर की हवा और पानी में ऐसा गुण है कि वहां किसी भी देश का पेड़ जिंदा रह सकता है। कॉटेज के सामने टाइल से छावनी किया हुआ पोर्टिको है। उसके टेढ़े मेढ़े खंभों से होती हुई लता ऊपर की ओर चली गई है। छावनी की बहुत सी टाइलें गायब हैं, फलस्वरूप फांक से आसमान दिखाई पड़ता है। सामने के दरवाजे का एक पल्ला टूटकर तिरछा पड़ा हुआ है। मकान के सामने के दरवाजे खिड़कियों के कांच टूट गए हैं। दीवार पर लोनी लगने के कारण ऐसी हालत हो गई है कि मकान का असली रंग क्या है इसका पता लगाना मुश्किल है। हम दरवाजे से मकान के अंदर गए। अंदर जाते ही एक गलियारा मिला। पीछे की तरफ टूटी दीवार से एक कमरा दिख रहा था। हमारे दाहिने और बाएं भी कमरे हैं। दाहिनी तरफ का ही कमरा बड़ा मालूम होता है। अंदाज लगाया यहीं बैठक रही होगी। फर्श पर विलायती कायदे से तख्ते लगे हैं, मगर एक भी तख्ता साबुत नहीं है। सावधानी से कदम रखना पड़ता है और हर कदम पर खट खट आवाज होती है। हमने कमरे के अंदर प्रवेश किया। खासा बड़ा कमरा है। फर्नीचर ना रहने के कारण और भी सूना जैसा लगता है। पश्चिम और उत्तर की तरफ खिड़कियों की कतार है। एक तरफ की खिड़की के से गेट समेत बगीचा दिखता है और दूसरी तरफ की खिड़की से पेड़ों की कतार। क्या
इन्हीं पेड़ों में से किसी पर वज्रपात हुआ है? साइमन उसी के नीचे तो खड़ा होगा और तत्काल उसकी मौत हो गई होगी। सोचते ही रोंगटे खड़े हो गए। अब मैंने दक्षिण की तरफ की बिना खिड़की वाली दीवार की ओर देखा। बाएं कोने में फायर प्लेस है। इसी फायर प्लेस के पास ही साइमन की प्रिया कुर्सी रही होगी। कमरे की सीलिंग को और देखने पर मकड़ियों की जालियों को झूलते हुए पाया। किसी जमाने में एवरग्रीन लॉज खूबसूरत रहा होगा, अब उसकी हालत शोचनीय हो गई है। मिस्टर बनर्जी शुरू में ला 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 करते हुए विलायती स्वर में आलाप कर रहे थे। अब उन्होंने पाइप सुलगाई और कहा, आप लोग कौन सा खेल खेलना जानते हैं, ब्रिज, पोकर या रमी? अनी अपने हाथ के सरो सामान को फर्श पर रखने के बाद चादर बिछाकर बैठने जा रहा था कि तभी एक आवाज सुनाई दी। किसी दूसरे कमरे में कोई आदमी जूता पहनकर चहलकदमी कर रहा है। अनिक की तरफ देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ पाया। पैरों की आवाज थम गई। मिस्टर बनर्जी अचानक अपने मुंह से पाइप हटाकर जोरों से चिल्ला उठे, इज एनीबडी देयर? और हम तीनों गलियारे की तरफ बढ़ गए। अनिक अपने हाथ से मेरे कोट की आस्तीन थामे हुए था। जूते की आवाज फिर से शुरू हुई। हम जैसे ही बाहरी गलियारे में पहुंचे, दूसरी तरफ के कमरे से एक आदमी बाहर निकलकर आया और हम पर नजर पड़ते ही ठिठक कर खड़ा हो गया। वह एक भारतीय ही था। चेहरा दाढ़ी और मूछों से भरा रहने पर भी वह भला और शिक्षित जैसा लगा। उसने कहा, हेलो। हम क्या कहें, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अजनबी ने खुद ही हमारे कौतूहल का निवारण कर दिया। मेरा नाम वेंकटेश है, आई एम अ पेंटर। आप लोग इस मकान के मालिक हैं या खरीदार? बनर्जी ने हंसते हुए कहा, दोनों में से एक भी नहीं, हम चक्कर लगाते लगाते ही यहाँ पहुंचे। आई सी, मेरा ख्याल था अगर यह मकान मुझे मिल जाता तो अपने काम के लिए मैं एक स्टूडियो बना लेता। टूटा फूटा है, पर टूटा फूटा रहने पर भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मालिक कौन है, इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं, सॉरी। आप कर्नल मार्शल के यहाँ जाकर खोज खबर ले सकते हैं। सामने का रास्ता पकड़कर बाईं ओर जाइए, जाने में 5 ही मिनट लगेगा। थैंक यू कहकर मिस्टर वेंकटेश वहां से चले गए। गेट खोलने और बंद करने के बाद मिस्टर बनर्जी ने पहले की तरह ही एक ठहका लगाते हुए कहा, हा हा हा, मिस्टर सेनगुप्ता, यह आदमी आपके साइमन या उस किस्म का कोई भूत वगैरह नहीं है? मैंने हंसकर कहा, हाँ जी, कुल मिलाकर अभी 5:15 ही तो बजे हैं। इस बीच आप भूत की उम्मीद कैसे करते हैं? और ये भले आदमी अगर भूत थे तो 19वीं सदी के नहीं होंगे, क्योंकि वैसा होने पर उनका लिबास और ही तरह का होता। इस बीच हम लोग बैठक में लौट आए। अनिक ने फर्श पर बिछी चादर पर बैठते हुए कहा, झूठ मूठ की कल्पना पालने का मतलब है नर्वसनेस बढ़ाना। इससे बेहतर तो यही है कि हम ताश खेलें। पहले कुछ मोमबत्तियां जला लो, बनर्जी ने कहा। यहाँ शाम एकाएक उतर आती है। 2 मोमबत्तियां जलाकर हमने उन्हें लकड़ी के फर्श पर खड़ा किया। उसके बाद फ्लास्क के ढक्कन में कॉफी डाल डालकर बारी बारी से पी। एक बात मेरे मन में बहुत देर से घुमड़ रही थी कि उसे बिना कहे रह नहीं सका। भूत का नशा मेरे सिर पर कितना सवार हो गया है, यह तथ्य मेरी बात से ही जाहिर होगा। बनर्जी की ओर मुखातिब होकर कहा, आपने बताया था कर्नल मार्शल ने यहाँ के कुछ फर्नीचर खरीदे थे। वे जब इतने निकट है तो उनसे क्या एक बात दरियाफ्त की जा सकती है क्या? बनर्जी ने पूछा। एक खास तरह की हाई बेक्ड चेयर के बारे में, अनिक ने तनिक ऊब के साथ कहा। अचानक हाई बेक्ड चेयर के बारे में पूछकर क्या होगा? यानी नहीं, मतलब कि ब्राउन साहब ने लिखा था कि वह साइमन की बड़ी सी प्यारी कुर्सी थी। भूत तो होने के बाद भी वह उसी पर बैठता था। वह फायर प्लेस के पास रखी रहती थी। हो सकता है उसे यहाँ लाकर रखने से। अनिक ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम बनर्जी साहब की उस मॉरिस कार या हाई बेक्ड चेयर ले आओगे या हम तीनों ही उसे कंधे पर ढोकर ले आए? तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है? बनर्जी ने हाथ उठाकर हम दोनों को चुप कराया और कहा, कर्नल मार्शल ने जो कुछ खरीदा है उसमें उस किस्म की कुर्सी नहीं है, यह बात मुझे मालूम है। मैं उसके घर पर अक्सर जाया करता हूँ। अगर वह कुर्सी वहाँ रहती तो मेरी निगाह में पड़ती। यहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने 2 बुक केस, 2 ऑयल पेंटिंग, कुछ गुलदस्ते, शेल्फ सजाने की कुछ शौकिया चीजें जिन्हें आर्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वही खरीदी है। शहर ठंडा पड़ गया। ताश निकालकर फेंकना शुरू किया। बनर्जी ने कहा, रमी ही चले।
और यह खेल तभी जमता है जब पैसा लगाकर खेला जाए। आप लोगों को इसमें कोई आपत्ति है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। तब इतनी बात जरूर है कि मैं ठहरा बैंक का मामूली कर्मचारी, बहुत ज्यादा पैसा लगाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। बाहर दिन की रोशनी फीकी हो गई, हम खेल में तल्लीन हो गए। ताश के खेल में तकदीर कभी मेरा साथ नहीं देती है और आज भी वही हालत रही। मैं जानता हूँ अनीक मन ही मन नर्वस है, इसलिए अगर जीत उसकी ही हो तो मुझे बहुत कुछ निश्चिंतता का एहसास होगा, मगर उसका कोई लक्षण दिख ही नहीं रहा था। एकमात्र मिस्टर बनर्जी की तकदीर उनका साथ दे रही है। वे विलायती स्वर में गुनगुनाते जा रहे हैं और दाव पर दाव जीते जा रहे हैं। खेलते खेलते सन्नाटे के बीच एक बार एक बिल्ली की आवाज सुनाई। मेरे उत्साह पर अधिक पानी फिर गया। भूतहा मकान में बिल्ली का रहना भी उचित नहीं है। यह बात जब मैंने बनर्जी से कहा तो वे हंसकर बोले, What it was a black cat? इसी गलियारे से होकर गया ब्लैक कैट तो भूत का साथ जाता ही है ना यही बात। खेल का सिलसिला चलता रहा। बीच में एक अनजान पक्षी की कर्कश आवाज के अतिरिक्त किसी तरह की आवाज, दृश्य या घटना ने हमारी एकाग्रता में बाधा नहीं डाली। घड़ी 6:30 बजा रही है। कहा जा सकता है बाहर रोशनी है ही नहीं। अच्छा ताश मिल जाने के कारण मैं लगातार 2 बार जीत चुका हूँ। इसी बीच रम्मी का एक और दौर चल चुका। तभी कानों में एक अस्वाभाविक आवाज आई। कोई बाहर से दरवाजे को खटखटा रहा है। हम तीनों के हाथ से ताश नीचे गिर पड़े। नॉक हुआ। अनीक का चेहरा इस बार और भी उतर गया। मेरी भी छाती अंदर ही अंदर धड़क रही है, मगर बैनर्जी में घबराहट का नामो निशान तक नहीं। अचानक सन्नाटे को भेद कर वे अपने पुरजोर आवाज में चिल्ला उठे, हु इज इट? दरवाजे पर फिर शुरू हो गई। बैनर्जी पता लगाने के लिए चटपट उठ खड़े हो गए। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अकेले मत जाइए। हम तीनों एक साथ कमरे के बाहर आए। गलियारे में आने के बाद बाईं तरफ हमने एक आदमी को खड़ा पाया। वह सूट पहने था और उसके हाथ में लाठी है। अंधेरे में उसे पहचानना मुश्किल है। अनीक ने मेरी आस्तीन पकड़ ली, इस बार और ज्यादा जोर से। उसकी हालत देखकर मुझ में अपने आप एक साहस का भाव आ गया। इस बीच बनर्जी कई कदम आगे बढ़ चुके थे। वे चिल्ला उठे, ओ हेलो हेलो डॉक्टर लर्किन, आप यहाँ? अब मैंने भी उस प्रौढ़ साहब को गौर से देखा। सोने के चश्मे के पीछे उसकी नीली आंखों में एक सिकुड़न आ गई और वह बोला, तुम्हारी मॉरिस गाड़ी बाहर दिखाई दी। उसके बाद देखा खिड़की से मोमबत्ती की रोशनी आ रही है, इसलिए सोचा एक बार देख तो लूं कि तुम पर किस पागलपन का भूत सवार हुआ है। बनर्जी ने हंसकर कहा, अजी नहीं जी, मेरे दो इन जवान मित्रों को एक अजीब एडवेंचर का शौक चल रहा है। कहा है एवरग्रीन लॉज में बैठकर ताश खेलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। जवानी ही तो इस तरह का पागलपन का वक्त हुआ करता है। हम बूढ़े सिर्फ अपने अपने घर के कोच पर बैठकर पुरानी यादों को दोहराते हैं। वेल वेल वेल, हैव अ गुड टाइम। लॉर्किन साहब ने हाथ उठाकर गुड बाय कहा और लाठी ठुकठुकाते हुए चले गए और हमें भी भूत की उम्मीद छोड़नी पड़ी। अब और क्या करें, हम फिर ताश खेलने में जुट गए। शुरू में मैं लगभग 4.5 रुपया हार रहा था। पिछले आध घंटे से के दरमियान उसमें कुछ वापस आ गया है। साइमन का भूत ना भी दिखे, मगर ताश में जीतकर अगर घर लौट सकूं तो आज का यह रहस्य रोमांचक कुछ सार्थक जैसा लगे। बीच बीच में आंखें घड़ी की तरफ चली जाती थी। असली घटना कब घटी थी इसका तो शायद वक्त भी मुझे मालूम नहीं। ब्राउन साहब की डायरी से पता चला था कि शाम के इसी वक्त वज्रपात से साइमन की मृत्यु हुई थी। मैं ताश बांट रहा हूँ। मिस्टर बनर्जी अपनी पाइप सुलगा रहे हैं। अनिक कुल मिलाकर सैंडविच खाने के उद्देश्य से पैकेट के में हाथ देने जा रहा है कि तभी उसकी आंखों की दृष्टि एक ही क्षण में बदल जाती है और उसके अंग प्रत्यंग जड़ जैसे हो जाते हैं। उसकी दृष्टि दरवाजे के बाहर गलियारे की तरफ टिकी हुई है। हम दोनों भी दृष्टि स्वभावतया उसी ओर चली जाती है। जो कुछ देखता हूँ उसके कारण कई क्षणों के लिए मेरा गला सूख जाता है और सांसों का चलना बंद हो जाता है। बाहर गलियारे के अंधेरे से 2 चमकती हुई आंखें हमारी ओर अपलक ताक रही हैं। मिस्टर बनर्जी का दाहिना हाथ आहिस्ता आहिस्ता कोट के वेस्ट पॉकेट में चला जाता है और ठीक उसी क्षण जादू की तरह वह मामला
मेरे सामने स्पष्ट हो जाता है और मेरे मन का सारा भय दूर हो जाता है। मैंने कहा, पिस्तौल की जरूरत नहीं है साहब, यह तो वही काली बिल्ली है। मेरी बात से अनिक में भी तनिक साहस का संचार हुआ। बनर्जी ने पॉकेट से हाथ बाहर निकालकर कहा, हाउ रिडिकुलस। अब वे चमकती आंखें हमारे कमरे की तरफ आने लगी। चौखट पार करते ही मोमबत्ती की रोशनी से में मेरी बात सही साबित हुई, यह वही काली बिल्ली थी। चौखट पार कर बिल्ली बाईं तरफ मुड़ी। हमारी दृष्टि उसके साथ साथ घूम रही थी, उसका पीछा कर रही थी। अब कि हम तीनों के गले से एक साथ एक ही शब्द बाहर निकल आया, अकस्मात। विस्मय होने का जिस तरह शब्द निकलता है, ठीक उसी तरह। इस शब्द के निकलने का कारण यह था कि जब हम ताश खेलने में व्यस्त थे, उसी बीच पता नहीं कहां से और कैसे एक गाढ़े लाल रंग के मखमल से लिपटी हुई हाई बैक्ड कुर्सी फायर प्लेस के पास आ गई। कैसे काली रात के अंधेरे में काली बिल्ली चुपचाप कुर्सी की तरफ बढ़ गई। उसके बाद वहां एक क्षण रुकी, फिर उसने एक छलांग लगाई और कुर्सी पर गुंजलक मारकर लेट गई। और उसी क्षण एक अजीब शब्द सुनकर मेरा शरीर विवर्ण हो गया। किसी एक अशरीरी वृद्ध की खिलखिलाहट के अंतराल से बार बार उच्चारित हो रहा, साइमन साइमन। एक चीख सुनाई पड़ी और अनिक बेहोश हो गया। और मिस्टर बनर्जी वे अनिक को गोद में लेकर गलियारे से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैं भी अब बैठा नहीं रहा। ताश, मोमबत्ती, फ्लास्क, चद्दर सब वहीं कुछ पड़े रह गए। सौभाग्य से बेंगलोर की सड़कों पर लोगों का आवागमन कम रहता है, वरना हमारी गाड़ी की तेज रफ्तार की चपेट में आकर उस समय कितने आदमी घायल होते कहना मुश्किल है। अनिक को घड़ी में होश आ चुका था, मगर उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। पहली पहल मिस्टर बनर्जी के मुंह से ही आवाज निकली। अनिक के बैरा के हाथ से ब्रांडी का गिलास छीनकर एक ही घूंट में आधा गिलास पी गए और घर घराती आवाज में बोले, सो 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 साइमन वाज अ कैट। मैं भी इस हालत में नहीं था कि कुछ बोलता, मगर मेरे मन ने हामी भरी। सचमुच सचमुच ब्राउन साहब की अकलमंद, मनमौजी, अभिमानिनी, आज्ञाकारिणी और लाडली थी। जिस साइमन की मृत्यु आज से 113 वर्ष पहले वज्रपात से हुई थी, वह यही एक पालतू काली बिल्ली थी।